हेलो गाइस। सरल स्टडीज में आपका स्वागत है। ये प्रतिशत की तीसरी क्लास है। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे अगले टाइप पे बेस्ड। ए बी रूल होता है एक, कि दो संख्याओं का ए गुणा बी का गुणा जो है वो कांस्टेंट होता है सी। तो ए में चेंज करेंगे तो बी कैसे चेंज होगा, बी में चेंज करेंगे तो ए कैसे बदलेगा। सी यानी कांस्टेंट होता है यानी स्थिर रहता है, ए और बी का गुणा हमेशा एक समान रहता है, तो इसमें प्रतिशत चेंज होने पे क्या प्रभाव पड़ता है, इस पे बेस्ड सवाल है। तो ये बहुत सारे कंसेप्ट में लगता है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्लास होने के बाद इसकी रिवीजन के लिए पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम में जो है वो हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सरल स्टडीज। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है, जैसे जैसे चाल गुणा समय होता है बराबर दूरी, ये हो गया। उसके बाद खर्च वाले सवाल होते हैं कि कोई चीज का रेट होता है, जैसे कि दर हो गई कुछ एक है और उस पे खपत हो गई बराबर खर्चा आता है। तो खर्चा कांस्टेंट रखना है, दर बढ़ गई तो खपत कितनी कम करनी है, इस टाइप से सवाल होते हैं। इसमें क्या होता है कि दर बढ़ेगी तो सीधी बात है कि खपत कम करनी पड़ेगी, तभी खर्चा उतना रहेगा। कि पहले दर 10 रुपए पर किलो थी, 5 किलो चीनी हम काम में ले रहे थे तो 50 रुपए की आती थी। अब क्या हुआ, दर क्या होगी, 12 रुपए हो गई। खर्चा हमें 50 ही रखना है, तो खपत हमें कितनी कम करनी पड़ेगी ये निकालने के लिए। तो ये इसमें ए बी कांस्टेंट रूल होता है, इस पे बेस्ड सवाल है। ये मैं आपको करवाता हूँ। चलो पहले सवाल देखते हैं कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो ये कह रहा है कि सबसे पहले 25% की जो है भिन्न क्या होती है, 1/4। तो ए की आय जो है वो बी की आय से 25% अधिक है, यानी बी की आय अगर 4 है तो ए की 25% अधिक। ये ऊपर जो आता है ये अधिक होता है, 4 से 1 ज्यादा है 5। तो अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय से कितनी कम है। तो ये बी की आय कितनी है 4 और ए की आय 5 है, तो एक कम है। और किससे कम पूछ रहा है, ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, यानी 5 पे एक कम है, तो गुणा 100। तो 5 से ये कट जाएगा 20 वाली, तो ये आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, मोहन की आय शाम की आय से 40% अधिक है। तो ये सेम वैसा ही सवाल है, मोहन आ गया, शाम आ गया। मोहन की आय शाम की आय से 40% अधिक है, शाम की आय मोहन की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो सबसे पहले आपको 40% की भिन्न आनी चाहिए, ये होता है 2/5। अब ये आता है तो इजी सवाल आपको, मोहन की आय शाम की आय से 40% अधिक है, तो मोहन की आय कितनी होगी 7 और शाम की होगी 5। अब कह रहे कि शाम की आय मोहन की आय से कितनी कम है। तो शाम की आय 5 है, मोहन की 7 है, तो 2 कम है कितने पे, 7 पे, और गुणा में क्या है 100%। अब 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है, 14 से 2/7, और 2 से गुणा है तो 2 से गुणा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 28 से 4/7%। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा इसमें। ये थोड़ा सा लिखने में ऐसा ही लिखा हुआ है यहाँ पे ऑप्शंस, ये इसका मतलब ये है कि 28 से 5/7 है, ये वाला ऐसे है। ये 28 से 3/7 है, ये 28 से 4/7 है, तो ये थोड़ा देख लेना आप। अगला सवाल क्या है, शाम की आय राम की आय से 20% कम है। प्रतिशत के पदों में राम की आय शाम की आय से कितनी अधिक है। तो सेम ही सवाल है ये भी, शाम और राम। शाम की आय राम की आय से 20% कम है, 20% यानी 1/5। तो राम की आय 5 होगी, एक कम है तो यानी 4 आ जाएगी। तो पूछ रहा है, उल्टा पूछ रहा है कि पदों में राम की आय शाम की आय से कितनी अधिक है। तो राम की आय 1 ज्यादा है, और किससे अधिक पूछा, जिससे अधिक, शाम की आय से अधिक, तो बट्टे में वही आएगा जिससे अधिक पूछ रहा है, बट्टे में 4 गुणा 100, तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो गया। अगला है कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक 33.33% कम है, तो योगी के अंक केजरीवाल के से कितने प्रतिशत ज्यादा है। नहीं, ऐसे कह रहा है कि अगर योगी से केजरीवाल के अंक कम है, केजरीवाल जी कम पढ़े लिखे यहाँ पे, तो के से केजरीवाल मान लेते हैं, वाई से योगी मान लेते हैं। योगी के से केजरीवाल के अंक 33.33%, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/3।
केजरीवाल के अंक कम है, तो यानी योगी के 3 हो गए, 1 कम है, तो केजरीवाल के कितने हो गए 2। तो योगी के अंक केजरीवाल से कितने ज्यादा है, तो योगी का अंक 1 ज्यादा है, केजरीवाल के कितने हैं 2 से, गुणा 100% बराबर कितना आ जाएगा 50% आ जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। राध्य माँ की आयु 20 वर्ष है, अगर क्रीम की उम्र राध्य माँ से 25% अधिक है। राध्य माँ की आयु होगी और ये हो गया क्रीम। राध्य माँ की आयु 20 वर्ष है, क्रीम की उम्र राध्य माँ से 25% अधिक है, यानी 25% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/4। अब क्रीम की ज्यादा है, यानी एक राध्य माँ की अगर 4 है तो क्रीम की कितनी है 1 ज्यादा 5 है। तो अब इस 20 का कोई मतलब नहीं है, ये आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दिया है। राध्य माँ की आयु क्रीम से कितने प्रतिशत कम है, तो राध्य माँ की आयु 1 कम है किससे, क्रीम से 5, और गुणा में 100% आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। एक निश्चित दूरी को तय करने के लिए लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए। अब देखो मैं यहाँ पे एक कंसेप्ट बताता हूँ आपको, एक सेकंड, एक नया पेज ले लेता हूँ मैं। पेज कहाँ से, ये होता है कोई भी चाल होती है किसी भी चीज की, चाल गुणा समय बराबर होता है दूरी। तो इसमें क्या होता है, 3 चीजें होती है इसमें इसमें चाल और दूरी होती है, ये एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। जितनी चाल बढ़ेगी, अगर आपकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, अब आपने क्या करी, चाल बढ़ा के 15 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया आपने, तो आपकी चाल बढ़ गई, तो दूरी भी 1 घंटे में जो दूरी तय करेंगे वो भी बढ़ जाएगी। इसी टाइप से चाल आपने 10 फिक्स रखी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा, समय आपने पहले 1 घंटा था, अब आप क्या कर रहे हैं उसी चाल से समय आपने बढ़ा दिया कि 2 घंटे चल रहे हैं, यहाँ पे आप 10 किलोमीटर चल पाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप कितने चल पाएंगे 20 किलोमीटर। तो समय बढ़ गया तो भी दूरी बढ़ जाएगी। तो ये आपस में क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं एक दूसरे के, यानी समान अनुपात में बढ़ेंगे ये। पर चाल और अगर दूरी आप एक तय रख के, कांस्टेंट रख के, चाल और समय में अगर बदलाव करेंगे तो वो रिवर्स इनवर्स बदलाव होगा, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। यानी दूरी अगर एक फिक्स रहेगी तो चाल अगर बढ़ेगी तो समय घटेगा, समय बढ़ेगा तो चाल घटेगी। ये कंसेप्ट आपने ध्यान रखना है, इसी पे बेस्ड सवाल है ये कह रहा है कि एक निश्चित दूरी को तय करने में लगने वाले समय को 25% कम करने के लिए एक धावक को अपनी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। दूरी क्या है, दूरी जो है यहाँ पे वो फिक्स है, यानी दूरी जो है वो कांस्टेंट है एक, कि दूरी ए से बी ही जाना है उसको। अब ये क्या कह रहा है कि धावक पहले जो समय को जो 25% कम करना है, यानी पहले जितने भी समय में जाता था उससे कम करना है, उसमें भी समय पहले कितना 25% कम करना है, यानी 1/4 कम करना है। पहले 4 समय लगता था, तो अब कितना समय लगना चाहिए 3 समय लगना चाहिए। तो दूरी मैंने क्या, दूरी नहीं, इसका स्पीड जो है, चाल जो है वो क्या उल्टा होगी, यानी पहले अगर 3 चाल थी तो अब 4 करनी पड़ेगी। 4 गुना समय क्या होता है 12, यानी दूरी पहले भी 12 तय कर रहा था, अब भी 12 तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे चाल उसको कितनी बढ़ानी पड़ेगी 1 बढ़ानी पड़ेगी, कितने पे 3 पे, गुणा 100, यानी 33.33%, या 33 सही 1/3%, इतनी चाल उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। कंसेप्ट इसमें यही है कि चाल और समय का जो गुणा है दूरी, दूरी एक तय दूरी है, फिक्स है, कांस्टेंट, वो नहीं बदल रही, तो चाल और समय में इनवर्स रिलेशन रहेगा हमेशा। यदि नेहा की आय मोनिका की आय से 5% अधिक है तो मोनिका की आय नेहा की आय से कितनी कम है। नेहा की आय जो है
मोनिका की आय से 5% अधिक है। 5% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/20। तो ये 21 है, ये 20 है। तो अब ये पूछ रहा है कि मोनिका की आय नेहा से कितनी कम है। तो मोनिका की 1 कम है, कितने पे? 21 पे, और गुणा 100, ये प्रतिशत आ जाएगा। तो 100/21 आ गया प्रतिशत में। अब इसको भाग कैसे देंगे? 21 का भाड़ आना चाहिए आपको। 21 चौके 84, बच गए 16। अब आगे भाग नहीं जा रहा तो क्या आ जाएगा? 16/21। बस ऐसे ही दिया फ्रैक्शन में। तो 4 से ही 16/21 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी है। ये थोड़े ऑप्शन ऐसे लिख दिए यहाँ पे, ये ऑप्शन ऐसे हैं, टाइपिस्ट की गलती है ये। 4 से ही 13/21%, 4 से ही 16/21%, 4 से ही 11/21%, 4 से ही 5/21%। ऐसे इसमें ऑप्शन बी सही आंसर हो गया इसका। ये सेम ही सवाल है जो पीछे आएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? जनशक्ति में हुई कमी के कारण कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आती है। मूल उत्पादन को बहाल करने के लिए काम के घंटों को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए? तो काम के घंटे, जनशक्ति में कमी आ गई, मतलब पहले 20 लोग काम कर रहे थे, एक मान के चलेगी 5 घंटे एक का काम करता था, तो यानी 100 काम होता था। अब क्या कह रहा है? जनशक्ति में कमी आ गई, यानी लोग कितने? अब 10 हो गए 20 से, मान के चलिए, बट काम हमें 100 ही करवाना है, तो घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। एक मजदूर ज्यादा देर के लिए काम करेगा। पहले ज्यादा मजदूर थे तो कम घंटे काम करते थे, तो भी उतना ही उत्पादन हो जाता था। तब घंटे 10 को कितने? 10 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 5 से, एक मजदूर पहले 5 घंटे काम करता था, तो अभी 10 घंटे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि पहले 20 मजदूर थे, अब 10 मजदूर हो गए। तो ये इसका रिवर्स है, देखिए, ये 10, 20 से 10 यानी काट देंगे तो 2:1 आएगा, और काम के घंटे 1:2 रेशो में बढ़ रहे हैं। ये जिधर बढ़ रहा है उतना ये बढ़ रहा है। तो इसको ये, इसमें भी वही कंसेप्ट लगेगा, ए भी कंसेप्ट लगेगा कि रिवर्स में, एक दूसरे के रिवर्स में बढ़ रहे हैं। मजदूरों की संख्या और घंटों में जो है वही रिलेशन है, जैसा चाल और समय में होता है। तो जनशक्ति में हुई कमी के कारण कंपनी के उत्पादन में 35% की कमी आ गई। तो 35% की जो भिन्न है वो क्या होती है? 7/20 होती है। तो यानी पहले 20 लोग काम कर रहे थे, अब 13 ही लोग काम कर रहे हैं। तो अभी हमें क्या करना है? ये क्या है? जनशक्ति है। तो हमें क्या, काम के घंटे बढ़ाने पड़ेंगे। पहले 13 घंटे काम करते थे, तो अब कितने घंटे काम करना पड़ेगा? 20 घंटे काम। तो कितना बढ़ गया? +7 हो गया। तो 7/13 गुणा 100। तो ये इसको आप सोल्व कर लीजिए, 700/13% आ गया। इसको भाग देंगे तो 13 छः 78, 20, 13 कम 13, ये गलत क्यों आ रहा है? 7 बढ़ गया 13 पे, सॉरी, 13×5 65 होता है ना, 78 ज्यादा हो गया, 70 से 70 में भाग नहीं जाएगा। तो 13×5 65 आ गया, बच गया 5 50, फिर 13 चौके 52 ज्यादा चला जाएगा, 13 3 39 आ जाएगा, बचे 11 110, 13 8 104, तो 53.8 आएगा। 53.8 यहाँ तक ही सॉल्व करना, ये हो जाएगा। ये थोड़ा, अगर जैसे मैं कंफ्यूज हो गया, आप भी हो सकते हैं, 13 700 में अगर 13 का भाग देना है तो ऐसे भी दे सकते हैं आप, कि 13×5 65, बच गया 5 50, 13 3 39, बच गया 11 110, 13 8 104। ऐसे करके भी आप उत्तर निकाल सकते हैं इसका। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए? तो 25% की कटौती करिए, यानी 1/4 कम कर दिया। पहले मूल्य कितना था? 4 था, 1 कम करके 3 कर दिया। तो अब वापस उसको लाने के लिए 3 से वापस 4 लाना है। अब पहले यहाँ से यहाँ गया, अब यहाँ से यहाँ आना है, तो कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? 1 की। 1 की वृद्धि कितने पे? 3 पे, तो गुणा 100, ये प्रतिशत आ गया। तो 33 से 1/3%, ऑप्शन 20 का सही आंसर है। यदि किसी वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि होती है, तो एक परिवार को उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत कमी करनी होगी ताकि उसके व्यय में वृद्धि ना हो? तो व्यय बराबर क्या होता है? अभी मैंने बताया था आपको कि व्यय बराबर होता है खपत
गुणा में मूल्य। अब व्यय में अगर चेंज नहीं करना उसको तो खपत और मूल्य को जो है आपस में चेंज करते रहना पड़ेगा। अब ये कह रहा है कि वस्तु के मूल्य में 35% की वृद्धि हो गई। 35% यानी 5/7/5। 35% ऐसे होता है, देखो 7 × 5% होता है, तो 5% की होती है 1/20। तो 7/20 होता है भाई, 7/20 ऐसे निकलता है। तो ये कह रहा है कि 20 से कितना हो गया, 27 हो गया। ये क्या हो गया, मूल्य हो गया। तो खपत जो है उसका उल्टा हो जाएगी कि 27 से क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो कितना कम होगी, -7 होगी। तो चेंज कितना आ जाएगा, बदलाव खपत में। खपत में कमी कितनी जाएगी, 7/27 और गुणा में 100%। अब आपने क्या करना है, 700 में 27 का भाग लेना है। तो 27×2 = 54, बच गए 16, 160। 27×5 कितना होता है, 135 होता है। तो 27×5 135 आ जाएगा। तो बच गया 25। तो इसको कैसे लिखते हैं, 25 पहले आएगा, फिर ये 25 आ जाएगा और बट्टे में 27। तो 25 से ही 25/27, ऑप्शन डी है। ये आंसर थोड़े से ऐसे ही लिखे गए हैं, ये इसका मतलब यही है कि ये 25 से 25/27 है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। तो चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होगी। कीमत 40% यानी 2/5। कीमत 5 से 7 होगी तो व्यय कितना, व्यय समान रखना है तो खपत कितनी कम करनी, 7 से क्या करनी पड़ेगी, 7 से 5। तभी तो ये आएगा ना कि यहाँ पे व्यय जो है 5 कीमत है तो 7 खपत है तो 35 हो गया। अब 7 कीमत है तो खपत कितनी करनी पड़ेगी, 5 ही करनी पड़ेगी, तभी तो व्यय समान आएगा ना। व्यय समान रखना है। तभी खपत में क्या हुआ, -2 हो गया। तो -2 यानी -2 का कोई मतलब नहीं, कमी को दिखाता है ये, बटे 7% गुणा में 100 और प्रतिशत। तो 2/7, 1/7 14 से ही 2/7% होता है। तो 28 से ही 4/7% आ गया। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अब ये टाइप हमारा यहीं पे खत्म हो गया। अगला टाइप है कि परिधि क्षेत्रफल आयतन में प्रतिशत कमी और वृद्धि। यानी परिधि, पहले मैं बता दूं परिधि क्या होता है। कोई भी ज्यामितीय आकृति होती है 2D, उसमें परिधि क्या होती है कि जैसे कुछ भी बना दिया मैंने, ऐसे ऐसे त्रिभुज बना दिया, इसकी परिधि या परिमाप, परिधि या फिर परिमाप भी बोलते हैं इसको ना। इसके एक बिंदु से ऐसे यहाँ से शुरू किया मैंने, यहाँ से ऐसे शुरू करके और ऐसे जाके और वापस यहीं पे आने के लिए जितनी दूरी तय करनी पड़ेगी ना, उसको परिधि कहते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल ये होता है एरिया जितना होता है। आयतन जो होता है, आयतन को धारिता भी कहते हैं, ठीक है, कैपेसिटी बोलते हैं इसको। कि कोई भी जो 3D में आता है, ये 3 डायमेंशन में ना, आयतन हमेशा 3 डायमेंशनल होता है। ये 2D होता है, 2 डायमेंशनल होता है। ये 1D होता है, 1 ही डायमेंशनल होता है। यानी इसमें सिर्फ एक ही तो है कि दूरी तय कर रहा है। क्षेत्रफल में क्या है, 2 चीजें हैं, 2 डायमेंशन है। और धारिता में क्या है, 3D, 3 डायमेंशन है। तो ये हमेशा एक चीज पे डिपेंड करेगी, ये 2 पे करेगी और ये 3 पे करेगी। तो इसमें वृद्धि और कमी कैसे होती है, तो परिधि में जो वृद्धि होगी वो डायरेक्ट होगी। जैसे हम त्रिभुज की भुजाओं को 10% चेंज कर दिया, बढ़ा दिया, ठीक है, तो परिधि भी जो है वो 10% बढ़ जाएगी। ये अगले पेज पर दिखाता हूँ आपको। देखो त्रिज्या परिधि जो होती है 1D होती है। तो रेडियस और सरकमफ्रेंस होगी, जैसे रेडियम होगी, सरकमफ्रेंस होगी, विकर्ण हो गया, ठीक है, ये 1D होते हैं। इनमें सीधा प्रभाव आता है +X%। अगर मैं भुजा को
भुजा जो है उसको +x% करता हूँ तो इसमें भी सीधा चेंज किया जाएगा, +x% आएगा। 2D होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल में अगर मैं +x की, इसको मैं x% बढ़ा दिया और इसको मैंने y% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल में कितना चेंज आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, एक डायरेक्ट अप्रोच भी होती है, वो बताऊंगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी निकलने का आपको याद होना चाहिए कि x बुझाई, x को मैं x लंबाई बढ़ा दी, y चौड़ाई बढ़ा दी तो कितना चेंज होगा, x + y + xy/100%। अब मैंने चौड़ाई बढ़ा दी और लंबाई घटा दी कि -y% कर दिया तो यहाँ पे निशान y के साथ माइनस का जाएगा। 3 बार चेंज कर दिया, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों चेंज कर दी तो उसका भी एक सूत्र होता है, उसमें भी प्रतिशत चेंज में क्या सूत्र होता है कि x + y + z + xy + yz + zx बटे में 100 + xyz बटे में 10,000। ये इसका सूत्र होता है, ये भी आप डायरेक्ट याद रखिए इसको। अगला कह रहा है कि यदि किसी वर्ग की भुजा में 10% वृद्धि की जाए तो उसके परिमाप और विकर्ण में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो मैंने क्या कहा था, परिमाप में जितनी सीधी डायरेक्ट वृद्धि होगी, इसमें क्या कह रहा है 10% की चेंज कर दिया। 10% का मतलब क्या है कि 10 से 11 हो गया, ठीक है, 1/10 होता है। अब पहले मान लीजिए कि ये जो था, ये जो ये वर्ग था, इसकी 10 10 10 थी, चारों भुजाएं। अब मैंने क्या किया, इसको बढ़ा के बड़ा कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, 10 से बढ़ा के 11 11 कर दिया, ये 11 ये 11 ये 11। तो यहाँ पे परिमाप क्या आया, 40। यहाँ पे परिमाप क्या आया, चारों तरफ 11 चौके 44। तो कितना बढ़ गया, 4/40 गुणा 100 यानी 10% का चेंज आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही सेम विकर्ण का है, यहाँ पे विकर्ण इसका क्या आएगा, 10√2 पाइथागोरस लगाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 11√2। तो 10√2 से कितना हो गया, 11√2, √2 से √2 कट गया, 10 से 11 आ गया। ये विकर्ण का बता रहा हूँ। तो ये भी कितना आ गया, +10% आ गया। यानी वन डायमेंशनल जो भी चीजें हैं, जैसे परिमाप हो गया और क्या हो गया, विकर्ण हो गया, वो डायरेक्ट बढ़ेगी, जितनी भुजा बढ़ेगी उतना ही विकर्ण बढ़ेगा। तो इसका ऑप्शन ए हो गया परिमाप वाले का। अगला कि यदि किसी वर्ग की त्रिज्या में 20% वृद्धि की जाए तो उसकी परिधि में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। परिधि और त्रिज्या दोनों वन डायमेंशनल है तो वो कितना बढ़ जाएगा, 20% डायरेक्ट। यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। मैंने भी बताया था ये 2 डायमेंशनल है तो 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। तो इसको दो तरीके हैं करने के। एक तो मैंने सूत्र बताया था आपको कि x + y + xy/100। तो इसमें रख दो 5 + 5 + 5 गुणा 5/100, 5 5 10.25 आ जाएगा। ये यहाँ पे ना 5 5 25 और 2 पॉइंट के बाद ये लगेगा तो 10.25%। ये आंसर ये हो गया। दूसरा तरीका इसका ये है कि 5% वृद्धि होगी वर्ग की भुजा में तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा होता है। तो 20 से क्या हो गया, 21 हो गया, 2 बार चेंज होगा, 20 से फिर 21 हो गया। ये 400 से क्या हो गया, 5% की वृद्धि की जाती है। अब 400 से 441 आ गया तो 41 की वृद्धि होगी कितने पे, 400 पे गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 41/4% यानी 10.25%। इस सवाल में ये ऑप्शन, ये तरीका इजी है, कहीं कहीं ये आसान होगा। तो आपको दोनों आने चाहिए, जो आसान लगे वो लगाना है वहां पे। यदि आयत की लंबाई 12% बढ़ जाती है और चौड़ाई 8% कम हो जाती है तो क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव किस प्रकार होगा। अब क्या है, एक बढ़ रहा है एक घट रहा है तो आप सूत्र वही है, x + y + xy बटे में 100। तो x बराबर कितना दे दिया, प्लस का 12% है, y क्या घट रहा है तो माइनस का 8% आ गया। तो x की जगह आप 12 रख दो, -8 आ गया। और अब यहाँ पे प्लस आ गया, x का मान 12 ही है, y का -8 है तो बटे में ये 100 आ जाएगा। 12 में से 8 गया, 4 बच गया, ये निशान माइनस का हो जाएगा। 12 98 तो
96 आ जाएगा। तो 3.04% का क्या हो जाएगा, ये प्लस में आए तो वर्दी हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल देखिए, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8% और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए बनाया गया है। इसके क्षेत्रफल में वृद्धि या कमी के प्रतिशत क्या है। ये कह रहा है कि लंबाई और चौड़ाई को क्रमशः 8 और 10% बढ़ाने और घटाने के लिए, यानी लंबाई को तो 8% बढ़ा रहा है, यानी x बराबर तो 8% है प्लस का, y बराबर माइनस का 10% है। तो क्षेत्रफल में वृद्धि और कमी पूछ रहा है, तो आपने सीधा सूत्र लगाना है 8 माइनस 10 और फिर क्या है प्लस 8 गुणा माइनस का 10 बटे में 100। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 2 माइनस का 1 0 से 1 0 कट गई, 8/10 यानी 0.8, तो माइनस का 2.8%, यानी माइनस का निशान है यानी कमी हुई है। ठीक है, तो माइनस का 2.8% की कमी आ जाएगी इसमें। अब इसको फ्रैक्शन से भी आप कर सकते हैं कि 8% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/25। ठीक है, 8% तो बड़ा है। और 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10, यानी ये का आ गया 25 से 27 हो गया, और इधर 10 से क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये 250 हो गया, ये 729 हो गया, नहीं सॉरी 729 नहीं होगा, ये 343 आ जाएगा। तो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से भी -2.8% ही आएगा। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। वही सिंपल सवाल है कि 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, और 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। ये तो 10 से 11 हो गई लंबाई, तो और चौड़ाई क्या हो गई 5 से 6, तो 50 से क्या हो गई 66, तो कितनी बढ़ गई, देखो 16 बढ़ गई 50 पे, गुणा 100, तो 50 से कट गया 2 बारी, 32%। बट आपको इतना ये नहीं करना, यहाँ से ये ठीक है, यहाँ डायरेक्ट देखिए कि 50 से 66 होगी तो 100 से कितनी हो जाएगी, 132% है ना। तो 100 पे चेंज कोई तो प्रतिशत बोलते हैं, तो 100 से 132 होगी तो कितना, प्लस 32 होगी, तो 32% आ गई। ऐसे भी सोचें, किसी वर्ग की त्रिज्या 300% बढ़ जाती है, फिर उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा, 300% बढ़ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को, बच्चे सोचते हैं कि क्या हो गया 100 से बढ़ के 300 हो गई, ऐसा नहीं हुआ है। हम कभी भी बोलते हैं कि 100% बढ़ गई, 100% बढ़ने का मतलब क्या होता है कि 1 से बढ़ के 2 हो गई, 100% बढ़ गया, जितना था उतना ही और बढ़ गया, तो 300% बढ़ गया, मतलब पहले जितना था उससे 300% और जोड़ दीजिए, उसमें पहले 100% था, प्लस में 300% और हो गया, तो ये कितना हो गया, 400% हो गया, यानी 1 से क्या हो गया 4 हो गया। तो क्षेत्रफल कितना बढ़ जाएगा, तो आप देखिए कि एक क्षेत्रफल में क्या होता है कि 1 से 4 हो गया, पहले क्षेत्रफल क्या था, 1 गुणा 1, और इधर 4 गुणा 4, 1 से 16 हो गया, तो 1600% की वृद्धि पूछ रहा है। इसमें कितनी होगी, तो वृद्धि कितनी होगी, 15 की वृद्धि होगी 1 पे, और गुणा में 100, तो वृद्धि होगी 1500%। अब इसको आप सूत्र से भी निकाल सकते हैं कि ये 300% बढ़ा, प्लस 300 और बढ़ा, और प्लस 300 गुणा 300 बट्टे में 100, तो ये 300 300 600 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ गई, 3 3 900, 1500% या क्या हुई, वृद्धि हो गई। एक्स प्लस वाई अपॉन 100 वाला सूत्र है ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना, बच्चे यहाँ 1 से 16 निकाल के क्या करते हैं, डायरेक्ट 1600% टिक कर देते हैं, जो कि गलत आंसर है। 1500% की वृद्धि होगी। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है, तो कुल सतह और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। गोलार्ध बोलते हैं अर्ध गोले को, जैसे गोले को काट देते हैं ना, ठीक है, ऐसा ऐसा थोड़ा सा सही नहीं बना, ऐसा गोला होता है, इसको गोलार्ध बोलते हैं। तो इसका कुल सतह क्षेत्र और पार्श्व सतह क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुल सतह क्षेत्रफल जो होता है इसका 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये होता है इसका पार्श्व, और ऊपर वाला होता है पाई आर स्क्वायर। तो कुल कुल क्षेत्रफल जो होता है इसका,
वो 3 पाई r² होता है, पर हमको इससे कोई मतलब नहीं। क्षेत्रफल बढ़ रहा है, क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रमिक 2 बार प्लस प्लस हो जाता है, ठीक है। 2D फिगर है तो 19% बढ़ रहा है, तो हमें क्या लगाना है, डायरेक्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 ये लगाना है। तो 19 बढ़ गई त्रिज्या, फिर 19 प्लस 19, अब 19 गुणा 19 बट्टे में 100, ये आ गया 38। 19 का स्क्वायर होता है 361 और बट्टे में 100, 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 38 और 3 कितना हो गया 41 और 0.61% आ गया, तो 41.61%, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल क्या करेगा, यदि किसी बेलन की त्रिज्या 16% कम कर दी जाए तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी होगी ताकि बेलन का आयतन समान रहे। तो इसमें क्या है कि बेलन का आयतन जो क्या होता है, बेलन का आयतन जो होता है वो होता है πr²h, और आयतन में मैंने कहा था 3 डायमेंशनल होता है, तो 2 डायमेंशन जो है वो इसमें r है और 1 डायमेंशन h है, तो r² जितना बढ़ेगा उतना ही h घटेगा, तो r² बढ़ेगा यहाँ पे। तो 16% बराबर क्या होता है 4 गुणा 4%, और 4% होता है 1/25, तो ये क्या हो रहा है 25 से 21 और फिर 25 से 21, यानी 625 से कितना हो गया 441 हो गया। ये एक हुआ क्या है r², ठीक है। अब h ये आयतन इसका कांस्टेंट है, तो h में क्या चेंज आएगा, h जो है वो 441 से क्या आ जाएगा 625 हो जाएगा, तो कितना चेंज आया 625 में से 441 को घटा लो, ऐसे लिख के घटाने में कोई दिक्कत नहीं है। 12 में से 4 गए 8, 1 तो 184 का चेंज हो गया, कितने पे 441 पे, और गुणा में 100%। अब ये यहाँ पे कैलकुलेशन करना आपके लिए टास्क है। तो एक चीज होती है कि 441 का प्रतिशत निकालना आपने, तो इस 441 का कितना 184 वो कितना प्रतिशत है, तो 441 का 10% कितना आएगा, मैं आपसे पूछूं कि 10% कितना होता है, तो 441 का 10% 1/10 यानी 1 के बाद पॉइंट लगेगा, तो 44.1% होता है 441 का 10%। तो यहाँ पे आप 10% कितना है, तो 10% का गुणा कर दो, आपकी 4 बार लगभग लगभग 4 बार दिख रहा है ये, कि 44.1% अगर 10% है तो 44 का 4 गुणा ही तो है ये, तो 4 गुणा करोगे 441 44.1 को, तो ये 4 आ जाएगा, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 176.4 जो है वो इसका 40% है। तो पहली बात तो 40 से ज्यादा आंसर आएगा, 40 से ज्यादा आंसर आएगा तो ये कट गया और ये कट गया, 2 ऑप्शन बच गए। अब हमें ये भी पता है कि 176 से ये थोड़ा ही ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 ज्यादा है, इसका जो है मैं 1% निकालूंगा 441 का, तो 4 होता है, 2 1% के पास जाएगा, तो ऑप्शन तो यही आएगा बी। बट फिर भी कैलकुलेशन करने के लिए हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे 40% तो हमें पता चल गया कितना होता है 176.4 होता है, तो 170 मान के उसको 4 3 7.6 हो गया, प्लस 7.6 और बट्टे में 44.1 गुणा में 100, ठीक है। 44.1 नहीं सॉरी 40 441 ये 441 हो गया, तो अब बराबर 40%, अब इसका 1% आ जाएगा 4.41, 4.41 इसमें से और घटाएंगे तो +1 आके, और यहाँ पे बहुत ही कोई छोटा नंबर बचेगा जो कि पॉइंट्स में जाएगा, तो 41 पॉइंट कुछ आंसर आएगा इसका, तो 41.72 इसका आंसर सही आंसर हो जाएगा। ये कैलकुलेशन थोड़ी सी ट्रिकी है, आपको ये चीज दोबारा चला के देख लेना, मैं एक अलग से वीडियो में इसकी कैलकुलेशन करवा दूंगा आपको। एक त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि की गई, इसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत है बढ़ाई जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल में 60% की वृद्धि हो जाए। अब देखो यहाँ पे इतनी देर क्या हो रहा था कि क्षेत्रफल आयतन जो भी ए बी रूल जो लग रहा था उसमें क्या हो रहा था कि ए बी का गुणा जो है वो कांस्टेंट रह रहा था, फिक्स। अब ए बी का गुणा जो है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज हो रहा है, तो उस केस में हम कैसे करेंगे, तो त्रिभुज के आधार में 40% की वृद्धि कर दी, 40% यानी 2/5, त्रिभुज का आधार 5 से 7 हो गया, ठीक है। उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ाई जानी चाहिए, हमें नहीं पता ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ानी चाहिए, हमने मान लिया कि ऊंचाई जो है x से
वाई हो गई। बट ये क्या कह रहा है कि उसके क्षेत्रफल जो है उसका वो 60% की वृद्धि होगी। तो 60% यानी 3/5 यानी 5 से कितना हो गया 8 हो गया। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार गुणा ऊंचाई होता है तो 5 गुणा एक्स 5x और ये कितना हो गया 7y। 5x का मान दिया 5 पहले 5 था अब 8 हो गया। तो ये 5 से 5 कट गया ये 7 यहाँ बटे में उधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो x बटे वाई बराबर क्या जाएगा 7/8। यानी ऊंचाई जो है वो 7 से 8 हो रही है और आधार जो है वो 5 से 7 हो रहा है तब जाके इसका क्षेत्रफल जो है वो 5 से 8 होगा। तो ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी ऊंचाई में प्रतिशत वृद्धि 1 की वृद्धि होगी कितने पे 7 पे गुणा 100। तो ये 1/7 आपको रटा हुआ होना चाहिए 14 से 2/8% यानी 14.289% हो गया ये ऑप्शन सी। ये इंपॉर्टेंट सवाल है थोड़ा अच्छा सवाल आ सकता है पेपर में। त्रिभुज का आधार 33 से 1/3% बढ़ जाता है। ये जो है ये ऐसे है 33 से 1/3% और उसकी ऊंचाई 16 से 2/3% कम हो जाती है तब त्रिभुज के क्षेत्र में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो आधार गुणा ऊंचाई होता है। तो आधार क्या हो रहा है 33 से 1/3% यानी 1/3 बढ़ जाता है 3 से 4 हो गया और ऊंचाई कम हो जाती है 16 से 2/3%। 16 से 2/3% यानी 1/6 यानी 6 से क्या होगी 5 हो गई। ठीक है 6 थी 18 से क्या हो गया 20 हो गया। एक बार और काट लो इसको 9 से 10 होगी तो 1 बट्टे कितना आ जाएगा 9 का चेंज हो जाएगा गुणा 100। तो ये 11 से ही 1/9% होता है मैंने बता रखा आपको ये 11 से ही 1/9% ऐसा लिखा हुआ है। ये 16 से 2/3% ऐसा है। ठीक है तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। कंसेप्ट वही है कि आधार गुणा ऊंचाई बराबर क्षेत्रफल होता है। आपको जैसा जैसा सवाल ने बोला वैसे वैसे करते जाइए कि आधार 3 से 4 हो गया ऊंचाई 6 से 5 हो गई। पहले आधार 3 था अब 4 है पहले ऊंचाई 6 थी अब 5 है। तो पहले क्षेत्रफल कितना था आधार गुणा ऊंचाई 6 गुणा 3 18। अब क्षेत्रफल कितना हो गया 5 गुणा 4 20 हो गया। तो 18 से 20 हो गया यानी इसको और काट दिया 2 से तो 9 से 10 हो गया। तो 1 बढ़ गया क्षेत्रफल कितने पे 9 पे। तो 1/9 आ गया। अब इसमें कुछ बच्चे कहेंगे कि इसमें ये क्यों नहीं लगा x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बट्टे 100 ये लगा के देख लीजिए इससे भी यही आंसर आएगा। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि x और y की वैल्यू कैसे कैसे 33 से 1/3% है 16 से 2/3% है y की वैल्यू। तो आप ये लगाएंगे तो आप कैलकुलेशन करते ही रह जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा स्मार्टली सोचना है। ये वहीं लगाना है जहाँ बिल्कुल आपको ऐसे 10% दिया हो 12% दिया हो ऐसे कंप्लीट वैल्यू दी हुई वहीं पर ये लगाना है। कैलकुलेशन आसान रखनी है आपको कम से कम। अगला सवाल देखिए कि आयत की लंबाई में 50% की वृद्धि हुई फिर उसके क्षेत्रफल में 20% की वृद्धि की जाती है आयत की चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जो है वो 50% बढ़ा रहा है 50% यानी 1/2 2 से क्या कर रहा है 3। चौड़ाई हमें पता नहीं कि कितना हुआ तो हमने क्या मान लिया x से y हो गई होगी। और क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन बता रहा है वो 20% यानी 1/5 5 से 6 हो रहा है। तो यहाँ पे सीधा गुणा कर 2 गुणा x ये क्षेत्रफल कितना है 5 है बटे में 3 गुणा y ये क्षेत्रफल कितना है 6। अब ये ऐसे डायरेक्ट कट जाते हैं यहाँ से 3 से 6 दो बारी ये 2 गुणा में यहाँ के भाग में चला जाएगा। तो x बट्टे वाई में क्या जाएगा 5/4 यानी ये 5 था अब ये 4 हो गया। तो क्या हुआ कमी हुई तो कमी प्रतिशत कितना हो गया 1 की कमी हुई 5 पे गुणा 100% तो 20% की कमी होगी। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसका एक डायरेक्ट शॉर्टकट भी होता है इसको सोल्व करने का कि जैसे 2:3 हो गया यहाँ पे आपको नहीं पता क्या है यहाँ 5:6 है। ये कैलकुलेशन का शॉर्टकट है कुछ तरीका यही है बस इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है कि इसको इससे गुणा कर दो 5 ये 15 और ये 6 दूनी 12 ये अनुपात आ जाता है इसका बीच वाले का। ठीक है ये 5 दिए 15 यहाँ लिखो इधर से जाओगे तो 6 दूनी 12 यहाँ लिखो। तो कितना कम हो गया 3 कम हो गया कितने पे 15 पे गुणा में 100।
3 से काट दिया 15, 5 बारी 5 से 100 कट गया 20 बारी, तो 20% इसका आंसर आ जाता है। ये याद रहता है, सबसे अच्छी बात है, ऐसे समझ आता है, नहीं तो ये तरीका बेस्ट है आपका। किसी वर्ग का क्षेत्रफल 69% तक बढ़ जाता है तो उसकी त्रिज्या किस प्रतिशत तक बढ़ जाएगी। अब उल्टा पूछ रहा है, अब क्षेत्रफल में परिवर्तन दे दिया आपसे और आपसे पूछ रहा है कि उसकी त्रिज्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया है। तो आपका एक सूत्र था कि x प्लस वाई अपॉन 100 ये प्रतिशत में आता था, इसकी वैल्यू दे दिया आपको 69। त्रिज्या है तो x और y दोनों समान ही हो जाएगी, तो प्लस आर स्क्वायर बटे 100 बराबर 69% दिया है। अब ये यहाँ से बनेगी एक द्विघात समीकरण, उसको सोल्व करके आपको उत्तर निकालना पड़ेगा, तो ऐसे आप नहीं कर पाएंगे। अब इसका एक आसान तरीका मैं बताता हूँ, आप ऑप्शन से करिए इस सवाल को कि r का मान अगर 10 दिया है तो हमें कितना चेंज आएगा, हम देख लेते हैं कि 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100 ये आ जाएगा 21%। ठीक है, ऐसे 20 रखेंगे तो 20 गुणा 20 बटे 100 तो 40, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 44%। 30 का चेक कर लो, 30 गुणा 30 बटे 100 तो 30 60, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 3 दिए 9, 69%। 69% किससे आ रहा है, इससे आ रहा है सी। तो यही बेस्ट अप्रोच है ऐसे सवालों में। आप कहीं कितना कर करके देखेंगे, करने की जरूरत नहीं, दिमाग में हो जाता है कि 10% को सूत्र में रखेंगे तो क्या आएगा, 10 प्लस 10 20 और 10 गुणा 10 100 बटे 100 1 यानी 21% आएगा। ऐसे 20 प्लस 20 40% प्लस 20 गुणा 20 400 में 100 का भाग देंगे तो 4 आ जाएगा, तो 40% आएगा। तो आपको साफ दिखेगा यहाँ से, डेटा इतना आसान आएगा अगर ऐसा पेपर आएगा तो उसमें। अगला सवाल है कि 70 पर किसी वर्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ जाता है। अब देखिए, अभी वर्त का क्षेत्रफल बढ़ जाता है 44%, अभी पिछले सवाल में हमें देखा 44 आएगा, यानी 20 का कुछ और, 20 प्लस 20 40 और 400, ऐसे याद ही रहेगा ये चीजें। ऐसा सवाल आता है, डेटा आसान आता है। अब ये थोड़ा सा डेटा इसमें ठीक आ गया कि 32.25% है, तो 10 का 21% आता है, ये याद रहना ही चाहिए। याद रहना क्या चाहिए, सिंपल सी बात है, अपने को रहती है दिमाग में कि ये 21% आता है। 20 का 44 आता है, अभी देखा था, तो इसका कम आ रहा है, इसका ज्यादा आ रहा है, इसके बीच में आंसर आएगा, सीधी बात है 15%, सोचना ही नहीं है। बट फिर भी अगर निकाल के आपको चेक करना है तो 15 का चेक कर लो, 15 प्लस 15 गुणा 15 और बट्टे में 100, 15 15 30 हो गया। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 बट्टे में 100, तो ये 2 जीरो है तो 2 के बाद पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 30 और 2 32.25% चेंज हो जाएगा। रिवर्स करना आपको ऑप्शन देख के। यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है तो वर्ग का विकीर्ण कितना कम हो जाएगा। अब ये है अच्छा सवाल, ये वर्ग है आपका, ठीक है। ऐसा क्यों बनता है हर बार, एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आ जाती है इसमें। ठीक है, ये फिर आ गई, चलो कोई नहीं, छोड़िए इसको। 19 वर्ग का क्षेत्रफल 19% कम हो जाता है। अब की बार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल कम हो रहा है, मतलब उसकी भुजा को भी घटाया जा रहा होगा, तो माइनस में लेना है इस बार। तो 15 को माइनस में लेंगे तो क्या होगा, -15 -15 गुणा 15 बटे 100, ये हमने अभी कैलकुलेट किया था, कितना आ जाएगा माइनस का 32.25%, यानी 15 तो नहीं हो रहा होगा। विकीर्ण और भुजा एक ही बात है, मैंने आपको शुरू में बताया था कि प्रीति और जो विकीर्ण है वो उतना ही बढ़ेगा जितनी भुजा बढ़ेगी, तो आप इसको भुजा मान के चलिए। ठीक है, 10 का देखते हैं कि -10 फिर -10 हो रहा है, फिर -10 हो रहा है, फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, -10 और -10, ये सॉरी यहाँ पे ना ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 2.5 हो जाएगा, 2.25, 30 में से 2.25 घटेगा तो 27.75% आएगा ये, जो कि नहीं है, 19% है, बट्टे में
100, तो 1 0 से 1 0 ये कटेगी, 1 0 से 1 0 ये कटेगी, माइनस माइनस गुणा होकर प्लस हो गया, माइनस का 20 और प्लस का 1 यानी माइनस का 19% चेंज इसमें आ रहा है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अब यहाँ कंफ्यूज नहीं होना कि इसमें तो विकर्ण दिया था, भुजा कैसे निकाल दी सर। विकर्ण में उतना ही चेंज होगा जितना प्रतिशत चेंज उतना ही होगा जितना भुजा में प्रतिशत चेंज होगा। इसका मैंने पहले भी बताया था, अभी फिर बता देता हूँ एक बार और एग्जांपल कि 10 मान लो भुजा में 10% बढ़ोतरी हो रही है, ठीक है, ये 10 था, 10 था, 10 10, अब भुजा चेंज होके क्या होगी 10% से 11 11 11 11, तो ये यहाँ पे पाइथागोरस लगाएंगे ना जब आप, तो 10√2 आएगा, ये जो इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो 11√2 आएगा, तो 10√2 से 11√2 हो गया, √2 से √2 कट गया, तो 10 से 11 हो गया, यानी 10% चेंज आ गया विकर्ण में। विकर्ण और भुजा में एक जितना ही चेंज होता है। अगला सवाल है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30% बढ़ जाती है और ऊंचाई 50% तक कम हो जाती है, आयतन पर प्रभाव पड़ता है। दो तरीके हैं इसको करने के, एक तो है आप सूत्र लगा लीजिए, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बट्टे 100 प्लस एक्स वाई और जेड बट्टे 10,000, इससे उत्तर आ जाएगा। दूसरा तरीका है वही रेशियो मेथड है, अभी बताया था मैंने कि लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों का गुणा क्या होता है, आयतन होता है। तो लंबाई की वृद्धि क्या है, 20% है, 20% यानी 5, 1/5, यानी पहले 5 थी, अब कितनी होगी 6 होगी। चौड़ाई 30% बढ़ जाती है, चौड़ाई 30%, 30% यानी 3/10, यानी 10 से क्या होगी 13 होगी। ऊंचाई जो है 50% कम हो जाती है, 1/2 होती है 50% की फ्रैक्शन, 2 पे 1 कम होगी, यानी 2 से क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब इन तीनों का गुणा क्या होता है, आयतन होता है, ठीक है। तो इसका गुणा कर लीजिए, 10 5 50 हुए 100, आयतन जो है वो 100 से कितना हो गया 13 कम 13, 13 5 5 78, ठीक है, 100 से 78 हो गया। प्रतिशत चेंज पूछा है, यानी कमी आई है यहाँ पे, 100 पे कमी को ही हम प्रतिशत कहते हैं, 100 से 78 हो गया तो कितना कम हो गया 22%, तो 22% की कमी आ गई, बी ऑप्शन। अगला कि यदि एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 7% और 6% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में प्रतिशत वृद्धि है। घनाभ की लंबाई और चौड़ाई में 7% और 6% की वृद्धि दे दी, उसके आयतन में पूछ रहा है चेंज, तो अब आप ऊंचाई में कुछ भी चेंज नहीं दिया, तो मतलब ऊंचाई में कोई भी चेंज हो ही नहीं रहा, ऊंचाई सेम रह रही है, पहले जितनी ऊंचाई थी उतनी अब ऊंचाई होगी। तो यहाँ पे x का मान दे दिया कि 7% वृद्धि हो रही है, ठीक है, y का मान दे दिया 6% वृद्धि हो रही है, z में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी z में 0% वृद्धि हो रही है। तो x 7 प्लस 6 प्लस एक्स वाई 7 गुणा 6 प्लस वाई 6 गुणा 0 प्लस एक्स जेड, तो 7 गुणा 0 और बटे में 100 प्लस एक्स गुणा वाई गुणा जेड आएगा, तो जेड 0 है, तो 7 गुणा 6 गुणा 0 बटे, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको भी पता है कि ये तो पूरा 0 हो जाएगा और ये दोनों टर्म भी 0 हो जाएगी। तो 7 6 42 और बटे में 2 है, 6 6 12 13 प्लस 0.42, तो ये कितना आ जाएगा 13.42% की वृद्धि आ जाएगी इसमें। अब यहाँ पे आपको रेशियो मेथड नहीं लगाना है, क्यों नहीं लगाना है कि 7% का फ्रैक्शन ऐसे हो जाएगा, कोई फ्रैक्शन ही नहीं है, 7 से 107 जाएगा, ठीक है, और 6% की वृद्धि हो गई, तो यानी 100 से 106 होगी। और कुछ बच्चे क्या करेंगे, चौड़ाई में यहाँ पे 0 से 0 लिख देंगे, तीनों गुणा करके 0 से 0 हो जाएगा, ऐसे नहीं होता, ठीक है, ये गलती नहीं करनी। यहाँ पे क्या होता है, चौड़ाई में कुछ चेंज नहीं होता, यानी पहले 1 थी तब भी 1 ही होगा, तो ऐसे हो जाएगी। तो यहाँ से यहाँ आएंगे तो ये गुणा करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, तो आप स्मार्टली ये फॉर्मूला लगाइए यहाँ पे। अगला सवाल क्या कह रहा है, एक नाव की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 10% और 20% बढ़ जाती है, उसकी ऊंचाई 20% तक कम हो जाती है, नाव का आयतन प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको भी दिख रहा है कि 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है, 20% की 1/5 होती है, और यहाँ फिर 20% यानी 1/5, तो आसान है। तो आप क्या कर रहे हैं कि लंबाई और चौड़ाई जो है वो बढ़ रही है, तो 10 से क्या होगी 11 होगी, चौड़ाई 5 से क्या होगी 6 होगी, 5 पे 1 बढ़ गया ना, और ऊंचाई कम हो जाती है, यानी 5 पे 1 कम होगा, तो यानी 5 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये ईजी है इसको कैलकुलेट करना। तो 5 5 25 और 1 0 250 आ गया,
छः चुके 24, 24 को 11 से गुणा करना है। अब 11 से गुणा करने की एक ट्रिक होती है कि पहले तो सबसे पहले आता है ये 4 आ जाएगा, फिर 4 में 2 जुड़ जाता है 6, और फिर लास्ट में ये वापस यही आ जाता है 264। ऐसे गुणा करना होता है आपने। तो 250 से 250 से लेके 264 हो गया, कितना 14 बढ़ गया कितने पे 250 पे, और गुणा 100, 1 0 से 1 0 बढ़ गया 5 का गया, 2 बाई 5 5 25, 14 दूनी 28 बट्टे 5, यानी 5 5 25, 5.6% आ जाएगा ये। या फिर ये उसमें दिया है तो 28/5 को लिखेंगे तो 5 5 25, 3/5%, 5 से 3/5% ये है। ये सारे ऑप्शन ऐसे हैं, 5 से 4/5%, 5 से 1/5%, 5 से 2/5%, 5 से 3/5%। तो ये ऑप्शन सही है इसका। यदि ये घनाभ की लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% की वृद्धि की जाती है तो उसकी ऊंचाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि घनाभ का आयतन समान रहे। लंबाई और चौड़ाई दोनों में 12% वृद्धि कर दी, ऊंचाई में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए। तो अब वही सवाल आ गया ये कांस्टेंट वाला, इसमें ए बी सी 3 है, तीनों कांस्टेंट है। तो सबसे पहले लंबाई है, लंबाई में 12% की वृद्धि कर रहा है, यानी 12% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3 गुणा 4%। मैं निकालना सिखा रहा हूँ आपको, 4% होता है 1/25, यानी 3/25 आ गया। लंबाई क्या हो रही है 25 से बढ़ के 28 होगी, चौड़ाई क्या होगी 25 से बढ़ के 28 होगी। ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी है, तो ऊंचाई में क्या हम मान लेते हैं कि x से y हो रहा है। घनाभ का आयतन समान रहना चाहिए, मतलब यहाँ आयतन जो है वो सेम होना चाहिए। आयतन जो है यहाँ पे जो आएगा वही ये आना चाहिए, इसके बराबर ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ जो आएगा वो यहाँ क्या आएगा 25 गुणा x, यानी 625 x बराबर 28 गुणा 28 कितना होता है, 28 का स्क्वायर होता है 784 y, ये आना चाहिए। तो x/y क्या आ जाएगा 784/625। तो ये 784 से लेके और 625 हो गया इसका मान। अब प्रतिशत चेंज निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि 784 625 बात कितना कम हो गया तो घटा लो, यही लिखा हुआ है तो घटा लो। तो 14 एक आंसर गई, 14 में से 5 गया 9, 7 में से हो गया 5, 7 में 6 गया 1। तो 1% चेंज, ऊंचाई में कमी कितनी होगी, ऊंचाई में प्रतिशत कमी 159 बट्टे में कितना जाएगा 784, और गुणा में 100%, ये ऊंचाई में चेंज आ गया। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है। तो पहले मैंने एक सवाल में जैसे बताया था कि 784 का प्रतिशत निकालना है, तो 784 का 10% कितना होता है 78.4, और अब मैं दो, ये लगभग 2 गुना दिख रहा है इसका, तो 20% कितना हो जाएगा इसका 156.8 हो जाएगा। 20% के आसपास ही ऑप्शन आएगा, 20% से 156 हो जाएगा तो 3 बच जाएगा, 1% की वैल्यू 7 है तो 3% जाएगा नहीं, तो ये 20.28% इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं प्रतिशत की चौथी क्लास में। 5 से 6 क्लास में प्रतिशत का आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, और ये जो करवाया जा रहा है इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एलडीसी के पेपर के लिए संपूर्ण कोर्स है, इसके बाद 10 मॉक टेस्ट करवाए जाएंगे, 5 से 6 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। पीडीएफ के लिए जो मैंने पहले ही बता दिया था, सेल्फ स्टडीज नीचे लिखा हुआ है, ये ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।